प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। चलिए इस बार एक और भ्रांति लेते हैं। हमारे मित्रगण अक्सर कहा करते हैं कि बुद्ध के कारण ही हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। उनकी अहिंसा में वह शक्ति नहीं थी कि वह इस देश को स्वतंत्र रख सके। तो चलिए आज इस भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा देश सर्वप्रथम कब परतंत्र हुआ? ईसा के बाद 712 ईस्वी में, जब सिंध पर विदेशियों ने कब्जा किया। बुद्ध की शिक्षा की जड़ें इस देश में कब कमजोर दिखती हैं? करीब करीब इसी के आसपास। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जब तक बुद्ध की शिक्षा की जड़ें इस देश की धरती में जमी रहीं, नैतिकता जनमानस के जीवन का अंग बना रहा, तब तक भारत के बाहर के विदेशी शक्तियों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे भारतवर्ष पर आक्रमण कर कब्जा कर सकें। और जैसे ही नैतिकता की वे जड़ें कमजोर हुईं, बाहर से आक्रमण हुआ और आकर इन्होंने सिंध को जीत लिया। तो सच तो यह है कि जब तक बुद्ध की शिक्षा जनगण के मन में विद्यमान थी, तब तक यह देश कभी भी विदेशियों के आक्रमण का शिकार नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही शिक्षा कमजोर हुई, आक्रमण शुरू हो गए और उनका सिलसिला चलने लगा। यह एक बात हुई। दूसरी बात, यदि हम समझते हैं कि हिंसा के कारण ही देश गुलाम हुआ, तो ऐसा नहीं है। मुझे आप यह बताइए कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी करीब 29 वर्षों तक उनका साम्राज्य बिल्कुल सुदृढ़ रहा, और बल्कि वह विकसित ही होता रहा। अखंड भारत था। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर अहिंसा के कारण राज्य कमजोर हो जाता है, तो फिर अशोक के समय ही हो जाना चाहिए था। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कारण कुछ और है। सचमुच कारण कुछ और है। चलिए इसको हम समझते हैं। जरा बाबर के आक्रमण को याद करिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। कहानी है कि पहले दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद शाम में बाबर उदास बैठा इब्राहिम लोदी के कैंप की ओर देख रहा था। उसका कमांडर इन चीफ आता है और बाबर की उदासी का कारण पूछता है। बाबर उत्तर देता है कि आज का जो उनका अनुभव रहा है, उसके आधार पर लगता तो नहीं है कि वह इब्राहिम लोदी की सेना को हरा सकेगा। उसका सेनापति मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है कि आप इसकी चिंता न करें, आप जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे। बाबर को उत्सुकता है, पूछता है क्यों और कैसे? इतने अविश्वास के साथ तुम कैसे कह सकते हो? तब सेनापति इब्राहिम लोदी के कैंप की ओर इशारा करता है, जहां 2500 चूल्हे जल रहे हैं और भोजन बन रहा है। वह कहता है, देखिए, इब्राहिम लोदी की सेना में जगह जगह पर जाति के आधार पर भोजन बन रहा है। एक जाति के लोगों का भोजन एक जगह बन रहा है और दूसरी जाति के लोगों का भोजन दूसरी जगह बन रहा है। और जो सेना एक साथ मिलकर खाना नहीं खा सकती है, वह फिर एक साथ मिलकर लड़ कैसे सकती है? इसलिए आप सुनिश्चिंत रहें कि आप जीतेंगे। और बाबर विजयी हुआ। दोस्तों, हमारे देश में हम अधिकांशतः उस काल में अपने आप तक, अपने स्वार्थ तक सीमित रहे। जिस समय बाहरी आक्रमण शुरू हुआ, उस समय तक भारतवर्ष का कंसेप्ट खत्म हो चुका था। हर्षवर्धन के बाद से भारतवर्ष का कंसेप्ट 647 ईस्वी तक पूरी तरह समाप्त हो गया था। देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। सभी राजा अपने आप तक ही सीमित थे और अगल बगल के राज्य में क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी।
बल्कि वे तो चाहते थे कि अगल बगल के राजा का नुकसान हो, और इसी के लिए वे काम भी करते थे। और इस प्रकार पूरे अखंड भारत में का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। उनके लिए भारतवर्ष का अर्थ था उनका अपना राज्य, भारतवर्ष की सीमाओं का अर्थ था अपने राज्य की सीमाएं। ऐसी परिस्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बड़ा आसान था कि इधर के एक राजा को मिला लो, उधर के एक दूसरे राजा को मिला लो, उनमें फूट डाल दो और लड़ाई करा दो और अपना उल्लू साध लो और जीत लो। और उन्होंने यही किया। हम सभी अपनी अपनी बीन बजाने में मस्त थे, अपना राग अलाप रहे थे। कितनी विकट समस्या थी। अभी हाल में करीब 100 साल पहले की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे देश के परम पूज्य संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वडोदरा पधारते हैं। वडोदरा के राजा गायकवाड़ ने ही उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उन्हें अपने राज्य में अपना वित्त मंत्री बनाएंगे। उन्होंने इसी के लिए छात्रवृत्ति दी थी और उसी छात्रवृत्ति से वे अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए गए। वे आकर राजा के पास रिपोर्ट करते हैं। राजा उन्हें रखना भी चाहते हैं। अब समस्या उठती है कि उन्हें रहना कहाँ है। वे राजा से आग्रह करते हैं, उनके प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, लेकिन राजा अपने साम्राज्य में, प्रधानमंत्री अपने राज्य में, दोनों मिलकर भी डॉक्टर अंबेडकर के लिए रहने के लिए एक जगह नहीं दिला पाते। अब समस्या है कि वे कहाँ रहेंगे। उनका व्यक्तित्व कुछ बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उन्होंने एक पारसी का नाम लिया और उसी नाम से पारसी धर्मशाला में रहने लगे। लेकिन यह बात कब तक छिपी रह सकती थी। लोग डंडे लेकर आ गए और उन्हें पीटने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपनी जान बचाकर बंबई वापस जाना पड़ा। अब आप मुझे यह बताइए कि ऐसा समाज जिसमें इतने संभ्रांत विद्वान को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता हो, समाज में लज्जित किया जाता हो, तो ऐसे समाज पर अगर विदेशी आक्रमण होता है और हम आसानी से युद्ध हार जाते हैं, तो क्या इसके लिए बुद्ध को उत्तरदायी ठहराया जाएगा? क्या सोच है हमारी। आप याद कीजिए कि जिस समय हम आजाद हुए 575 प्रिंसली स्टेट्स थे। यह कोई राष्ट्र का कंसेप्ट है? तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का विश्लेषण करना, और बहुत ही दुखद है कि बुद्ध में हम लोगों को कोई अच्छी चीज नहीं दिख रही है। कभी कहते हैं कि वे पलायनवादी थे, कभी कहते हैं कि वे हिंदू धर्म के विरुद्ध थे, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। अब कहते हैं कि बुद्ध के कारण ही देश अहिंसक हो गया और बाहरी आक्रमणकारी आ गए। अरे भाई साहब, अध्ययन किया गया है कि पुराने जमाने में सभी राजा अपनी डफली, अपना राग ही बजा रहे थे। उनमें कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी। किसी राजा के फौज में डिसिप्लिन नहीं था, किसी भी सेना में एक दृष्टिकोण नहीं था। आज के दिन क्या स्थिति है? आवर आर्म्ड फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाई? क्यों? हमारी सेना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है दुनिया में, क्योंकि उसमें अनुशासन है, उनको प्रशिक्षण दिया गया, सेंस ऑफ पर्पस है। यह सब उस समय नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और इनके नहीं होने के कारण, हमारे राजा लोगों के स्वार्थी होने के कारण देश गुलाम हुआ, बुद्ध के कारण नहीं। आप अगर बुद्ध के ऊपर दोषारोपण करना चाहते हैं तो कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। संविधान में आपको एक्सप्रेशन की आजादी है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति सूरज के ऊपर धूल फेंकेगा तो फेंके, मजाक करे। सूरज का तो कुछ नहीं होने का, धूल उसी के आंख में आकर गिरेगी। और मैं तो समझता हूं कि भारतवर्ष के बाहर के लोग हंसते होंगे। मैं समझता हूं हंसते होंगे। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध की शिक्षा
इतनी सुंदर है जिसे जीवन में अपनाना चाहिए, उसका अनुपालन नहीं कर रहे। और बुद्ध में दोषारोपण में ही सारी ऊर्जा लगा देते हैं। चलिए अब अंत में एक उदाहरण आपको अंगुलीमाल का देता हूं। 999 लोगों का हत्यारा बुद्ध से जंगल में मिलता है और एक भिक्षु बन जाता है। दूसरी तरफ वर्षों तक पूरी सेना के साथ अथक प्रयत्न करने पर भी राजा प्रसेनजित उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने में सफल नहीं हो पाते। अब अगर तराजू के एक पलड़े पर प्रसेनजित की सेना के एफर्ट्स, परिश्रम को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर बुद्ध की अहिंसा को रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? ऑब्वियसली, स्पष्टतः बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा का पलड़ा भारी होगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि देश बुद्ध की अहिंसा के कारण गुलाम नहीं हुआ, कारण कुछ और थे और उन कारणों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।